नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो हर्षवर्धन राजा है वह किस प्रकार से एक महान राजा के रूप में परिवर्तित होता है। उसके साम्राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार से हर्षवर्धन एक राजा के रूप में उत्पन्न होता है, कि जो सम्राट बनने की यात्रा है वह किस प्रकार से प्रारंभ होती है। आज हम उसको और एक्सेल करेंगे और डिटेल में उसके विषय में जानेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं हर्षवर्धन के विषय में। हमने हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन देखा था अपने पिछले वीडियोस में। एक रिकैप के लिए हम उसको फिर से देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन का जो पिता है प्रभाकर वर्धन, यह हमको मिलता है थानेश्वर में। इसके साम्राज्य की स्थापना होती है या थानेश्वर में इसके साम्राज्य का विस्तार हमको मिलता है। इसके दो पुत्र हैं, यह भी हमने देखा था, एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। एक पुत्री थी जिसका नाम देखा था हमने राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हम देख पाते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। यह हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन एक रिकैप के लिए हम फिर से देख रहे हैं। ये जो आपकी राजश्री है पुत्री प्रभाकर वर्धन की, इनका विवाह होता है जो कान्यकुब्ज के शासक हैं प्रियवर्धन, जो कि मौखरी वंश से संबंधित हैं। इसके अलावा आप समझिए कि जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर शशांक नामक शासक है जो कि गौड़ वंश से है, और यह आपका मौखरी का शासन है। ये जो शशांक शासक हैं इनका और जो ये मौखरी शासक हैं इनका लगातार आपस में युद्ध होता रहता है, मतलब आपसी प्रतिद्वंदिता लगातार चलती है। इसी क्रम में जो आपका गृहवर्मन है इसकी हत्या हो जाती है, और इस हत्या में हम देखते हैं कि जो आपका शशांक है यह भी शामिल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि थानेश्वर का क्षेत्र है और यह मौखरी साम्राज्य है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि शशांक का क्षेत्र है। दरअसल थानेश्वर क्षेत्र में या हम कहे राजश्री का जो विवाह हुआ था वह भी एक राजनैतिक विवाह के रूप में ही हमको मिलता है, कि जो इसका पड़ोसी क्षेत्र है उसके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, उसी के कारण यह विवाह हुआ था। लेकिन अब इसके पति की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्लस अपनी बहन को वापस लाने के लिए, क्योंकि राजश्री को भी कैद कर लिया जाता है, तो उन सारे क्रम में हम ये समझें कि अब वर्धन वंश की यह व्यवस्था हो जाती है, या हम कहे हर्षवर्धन की यह व्यवस्था हो जाती है कि वह मौखरी साम्राज्य को भी संभाले और उसके साथ साथ जो यह शशांक है इससे प्रतिशोध ले। यह घटनाक्रम हम पीछे देख चुके हैं। इसी क्रम में हर्षवर्धन पूर्वी अभियान प्रारंभ करता है। जो गौड़ शासक था शशांक और जो मालवा का शासक था देवगुप्त, इन दोनों ने ही इसके जीजा की हत्या की थी, यह हमने पीछे देखा। तो हत्या के बाद कान्यकुब्ज पर यह लोग अधिकार करना चाहते हैं। इसी को रोकने के लिए जो इनका ज्येष्ठ भाई था राज्यवर्धन वह गया था, लेकिन धोखे से उसकी हत्या की जाती है, और उसमें भी यह शशांक शामिल था। यह आप ध्यान रखेंगे। इन सारे कारणों से जो हर्षवर्धन है वह अभियान प्रारंभ करता है, और जब यह अभियान प्रारंभ करता है तो अपनी बहन को बचाता है, पहली चीज। उसके बाद जो मौखरी वंश है उसके मंत्री यह सलाह देते हैं कि अब वर्धन वंश को और मौखरी वंश को दोनों को हर्षवर्धन के नेतृत्व में ही रहने दिया जाए, अर्थात दोनों वंश हर्षवर्धन को ही राजा मान ले। हर्षवर्धन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पुष्यभूति वंश और मौखरी वंश दोनों का नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन एक प्रश्न है, प्रश्न यह है इतिहास में कि क्या शशांक को हर्षवर्धन ने हराया था? इस पे डाउट है। कैसे, वो हम समझते हैं। बाणभट्ट और ह्वेनसांग या युआनच्वांग जो हर्षवर्धन के विषय में काफी डिटेल से बताते हैं, लेकिन ये दोनों शशांक और हर्ष के मध्य कोई वास्तविक संघर्ष की सूचना नहीं देते हैं कि इनके बीच कोई वास्तविक युद्ध हुआ था। इस तरह की सूचना ना तो बाणभट्ट देते हैं ना तो ह्वेनसांग देता है। इसके साथ ह्वेनसांग एक विवरण देता है कि 637 या 38 ईस्वी में शशांक ने गया में बोधि वृक्ष काट दिया था। तो गया में एक बोधि वृक्ष था जिसको शशांक ने काट दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने गया में बोधि वृक्ष को काटा था। तो शशांक है जो कि गौड़ वंश का राजा है। अब गया में अगर इसने बोधि वृक्ष काटा था तो इसका मतलब है कि गया इसके अधिकार क्षेत्र में रहा होगा, तभी वह इस बोधि वृक्ष को काट सकता था। क्योंकि ये जो आपका बोधि वृक्ष है यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं है बल्कि एक प्रतीक है राजा की शक्ति का भी, उसके साथ सामाजिक मान्यता का, लोगों के विश्वास का, धार्मिक आस्था का। इस वजह से इस पेड़ को इतनी आसानी से शशांक काट नहीं सकता था अगर यह क्षेत्र उसके अधिकार में ना होता। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर्ष ने 643 ईस्वी में ओडरा को और कोंगड़ा को, जो कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी उड़ीसा के भाग हैं, इनको जीता था। मतलब 643 में इसने जीता था, लेकिन 637 में ही शशांक की
मृत्यु हो जाती है। तो शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को जीता था। तो इसका अर्थ यह है कि जब शशांक की मृत्यु हो गई उसके बाद ही इन क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का अधिकार हुआ था। तो दोनों के मध्य कोई वास्तविक संघर्ष हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात पर प्रश्न चिन्ह है। यह आप ध्यान रखें, इतिहास में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या वास्तव में शशांक और हर्षवर्धन के बीच कोई युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। पक्ष में और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। इसके साथ एक बड़ी घटना और चालुक्य वंश, इसका भी उदय हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वहां पर हम चालुक्य वंश को देखते हैं। हर्षवर्धन का भी आप क्षेत्र देख लीजिए। और उसके साथ सबसे मुख्य चीज जो आपकी नर्मदा नदी है, यही नर्मदा नदी दोनों के मध्य एक सीमा रेखा का काम करती है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप देखिए जो आपका ये सौराष्ट्र का क्षेत्र है, जो आपका ये उज्जैनी का क्षेत्र है, इस पर अधिकार के लिए हर्षवर्धन अर्थात कन्नौज का शासक और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, इनका संघर्ष होगा। कैसे, हम समझते हैं। इस तरह से हर्षवर्धन ने पूर्व में अभियान चलाए और उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उसी तरह से हर्षवर्धन ने पश्चिम में भी अभियान चलाए और पश्चिम भारत के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया। जो सौराष्ट्र के क्षेत्र में वल्लभी है वहां पर मैत्रकों का शासक था, जो गुप्त काल में सामंत थे। इनके मतलब गुप्तों के सामंत थे गुप्त काल के समय, तो मैत्रकों का यहाँ शासन था। भड़ौच के जो गुर्जर शासक हैं, इनके शिलालेख हमको मिलते हैं। और किसका, जय भट्ट द्वितीय का। और फेमस किस नाम से है, नवसारी अनुदान के नाम से। तो जो जय भट्ट द्वितीय का नवसारी अनुदान है, जिसको 726 ईस्वी में लिखवाया गया, यह शिलालेख बताता है कि गुर्जर शासकों ने वल्लभी के शासकों की रक्षा की थी। किसके खिलाफ, हर्षवर्धन के खिलाफ। अर्थात हर्षवर्धन इन क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन गुर्जर शासकों ने इसकी सुरक्षा की थी। तो कुछ इस तरह के वर्णन आपको मिलते हैं। इससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि गुर्जर शासक यह भी हर्षवर्धन के खिलाफ हैं। दूसरे जो वल्लभी के शासक हैं, यह भी हर्षवर्धन के खिलाफ हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो आपका पुलकेशिन द्वितीय था, यह भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अब ट्रायंगल फंस गया। कैसे, जो दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र है जहां पर लाट शासक हैं, जो मालवा का क्षेत्र है, जो गुर्जरों का क्षेत्र है, इन पर हर्षवर्धन भी अधिकार करना चाहता था और पुलकेशिन द्वितीय भी अधिकार करना चाहता था। इसी के कारण दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हो जाती है। नर्मदा नदी, जैसा मैंने पहले बताया कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक सीमा रेखा का काम कर रही थी और हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय दोनों इन तीनों क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाह रहे थे। कौन से तीनों क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और गुर्जरों का क्षेत्र। हम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख की माने तो उसमें यह लिखता है कि जो ये तीनों शासक हैं वह उसके अधीन थे। मतलब दावा दोनों करते हैं, हर्षवर्धन भी और पुलकेशिन द्वितीय भी, इस क्षेत्र को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। पुलकेशिन द्वितीय कैसे कर रहा है, ऐहोल अभिलेख के माध्यम से। हर्ष का जो पश्चिमी अभियान था उसके परिणाम हम देखें तो हर्ष ने क्या किया, जो वल्लभी राज्य था उस पर अधिकार कर लिया, उसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। हालांकि बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और दोनों के मध्य शांति स्थापित हो गई। जो मैत्रक वंश का शासन था, बालादित्य ध्रुवसेन, इसने भी क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया हर्षवर्धन, और इसके कारण यह भी मित्र बन गया। और जैसा कि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन लिखता है कि यह सारे क्षेत्र इसके अधीन थे, मतलब तीनों क्षेत्र। और जब विवाह हो जाता है किसका, बालादित्य द्वितीय का हर्षवर्धन की पुत्री से, तो उसके कारण अब पुलकेशिन क्या होता है, उसको यह समझ में आता है कि जो मैत्रक वंश था या इनका जो शासन क्षेत्र था वह उसके अधिकार से चला गया है। यही दरअसल मूल कारण बनता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। 612 ईस्वी में होता है नर्मदा का युद्ध, इसके मध्य पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। तो नर्मदा का यह युद्ध 612 ईस्वी में होता है। पुलकेशिन अपने ऐहोल अभिलेख में बताता है कि उसने इस युद्ध में हर्षवर्धन को हरा दिया था। हालांकि युआन चुआंग कहता है या वेनसान कहता है कि पहल इस युद्ध की हर्षवर्धन ने की थी और हर्षवर्धन को सफलता नहीं मिली थी। मतलब हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को हरा नहीं पाया था। अब तर्क यह है कि क्या पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा पाया था। अपने ऐहोल अभिलेख में वह कहता है कि मैंने तो हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन साम्राज्य का विस्तार हमको हर्षवर्धन का दिखता है। और जो वेनसान है वह भी अपने अभिलेखों में कुछ इस तरह का विवरण नहीं लिखता है कि हर्षवर्धन हार गया। वह लिखता है कि हर्षवर्धन जीत नहीं पाया था लेकिन हारा था, यह वह अपने अभिलेखों में नहीं लिखता है। इसके अलावा जो पुलकेशिन द्वितीय है, इसको एक उपाधि दी गई है सकालोत्तर पथेश्वर की, अर्थात इसने हर्ष को हराया था और उसको हराने के बाद
इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की और इसको सकालोत्तर पथेश्वर कहा जाता है क्योंकि इसने हर्ष को हराया था। तो जब हम चालुक्य वंश के स्रोत को देखते हैं तो उसमें यह मिलता है कि पुलकेशिन ने इसको हराया था, लेकिन जब हम वेनसांग के विवरण को देखते हैं तो हमको यह मिलता है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को हरा नहीं पाया था। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वह यह कि हर्ष के विजय अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि हर्ष के विजय अभियान को किसने रोका था, तो वह व्यक्ति कौन है? चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय। इतिहासकार आरसी मजूमदार यह कहते हैं कि जो पुलकेशिन द्वितीय की विजय की बात है वह उसके उत्तराधिकारियों ने बढ़ा चढ़ाकर बताई है। वास्तव में इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला होगा, कुछ इस तरह की मान्यता इतिहासकारों में हमको दिखती है। हर्ष का साम्राज्य देखें तो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यह इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो थानेसर का क्षेत्र है, पूर्वी पंजाब का क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, उसके भी कुछ हिस्से इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा इसने जालंधर और कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों को शायद जीता था। कश्मीर वाले पे डाउट है कि जीता था कि नहीं जीता था, लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं उनको इसने अपने अधिकार में लिया था। इसने कामरूप के क्षेत्र पर भी अधिकार किया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। हर्ष के साम्राज्य को भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू साम्राज्य के रूप में देखा जाता है और इसमें प्रमुख योगदान किसका है? पश्चिम के इतिहासकारों का। हालांकि इतिहासकार इस विचार पर सवाल उठाते हैं क्योंकि पश्चिम के इतिहासकार कहते हैं कि हर्ष की मृत्यु के साथ ही हिंदू साम्राज्य भारत से समाप्त हो गया और मुस्लिम साम्राज्य प्रारंभ हुआ। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि क्या किसी राजा की मृत्यु से किसी युग का अंत हो जाता है? हमको जब इतिहास को समझना है तो हम समाज में हो रहे परिवर्तनों की बात करते हैं, अर्थात सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता है। राजा को केंद्रीय भूमिका में रखना इतिहास लेखन की जो पद्धति थी वह ठीक नहीं थी। सामान्य जनमानस को भी महत्व देना चाहिए इतिहास में, इस बारे में इतिहासकार विचार रखते हैं। जो इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि हमको समाज में हो रही प्रक्रियाओं का जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, उसके आधार पर हम इतिहास लेखन को अपनाएं, ना कि हिंदू साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में इतिहास को हम परिभाषित करें। तो यह इतिहासकारों के बीच में एक द्वंद्व हमको दिखता है। वेनसांग का या हम कहें युआन च्वांग का विवरण अगर हम देखें तो 629 से 645 ईस्वी के मध्य यह भारत की यात्रा करता है। यह हर्ष के विषय में, कन्नौज के विषय में, उसकी समृद्धि के विषय में काफी डिटेल से बताता है। यह कहता है कि जो शासक है वह अपने प्रजा के प्रति काफी अन्यायी है। जो राज्य है उसमें बौद्ध संगतियों का आयोजन भी होता है, मंत्रियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाता है और जो सामंती प्रथा है भू अनुदान वह प्रारंभ की। हर्ष ने इस बात का भी विवरण हमको वेनसांग के विवरण से मिलता है। हर्ष ने जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसका संरक्षण किया और जो ब्राह्मण हैं, हीनयान संप्रदाय के लोग, उनका विरोध किया। ये सारे विवरण हमको कहां से मिल रहे हैं? वेनसांग के स्रोत से। तो बौद्ध धर्म का समर्थक बताता है और उसमें भी महायान शाखा का। यह कहता है कि जो हर्ष था इसने जो कश्मीर के शासक हैं उनसे बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक ले लिए थे और इससे यह स्थापित करना चाहता है कि हर्षवर्धन महायान शाखा का समर्थक था। हर्षवर्धन के विषय में वेनसांग यह भी कहता है कि इसने बौद्ध धर्म को बहुत सारे उपहार दिए और इससे जो शाही खजाना है वह खाली हो गया। तो इस तरह के विवरण हमको मिलते हैं वेनसांग के। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या चीनी यात्री वेनसांग जो विवरण हर्ष के विषय में देता है वह निष्पक्ष होकर है या बौद्ध धर्म के लिए यह व्यक्ति या यह यात्री पक्षपाती है? तो वेनसांग पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। वेनसांग स्वयं कहता है कि हर्ष प्रयाग समारोह में बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा करता है, सभी धर्मों को समर्थन देता है। एक जगह अपने विवरण में कहता है कि यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक है और जैन धर्म का, ब्राह्मण धर्म का और हीनयान संप्रदाय का विरोधी है। लेकिन दूसरी जगह यही कहता है कि जो आपका हर्ष है यह शिव का, सूर्य का और अन्य सभी धर्मों का समर्थक है। हर्ष हर साल प्रयाग में एक समारोह आयोजित करवाता है जिसे कहते हैं महामोक्ष परिषद और यह हर 5वें साल आयोजित होती थी। इसी परिषद के जो 6वां समारोह है इसमें वेनसांग भी शामिल हुआ था। तो अगर हर्षवर्धन
इस तरह की व्यवस्थाएं अपना रहा है, शिव को मान रहा है, सूर्य की पूजा कर रहा है, तो वह कैसे अन्य धर्मों का विरोधी है। इसके अलावा हर्ष का बांसखेड़ा और मधुवन तामपत्र, अगर हम इसको देखें तो इसमें ऋग्वेदीय और सामवेदीय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान का उल्लेख है। मतलब जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है और जो सामवेद के संबंधित ब्राह्मण है, उनको यह अनुदान देता है। तो अगर विरोधी था तो अनुदान क्यों दे रहा था। इसके साथ जो शिलालेख हैं वह भी यह बताते हैं कि जितने भी पुष्यभूति शासक थे आरंभिक काल में वह सूर्य उपासक थे। हालांकि जो राज्यवर्धन था, मतलब हर्षवर्धन का भाई, यह बौद्ध भक्त था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इन लोगों ने अन्य धर्मों को सताया या स्पेशली हर्ष ने अन्य धर्म के साथ कोई पक्षपातपूर्ण कार्य किया। हर्ष को भी शिलालेखों में शिव भक्त के रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ हम देखते हैं कि हर्ष का एक दूसरा नाम भी हमको मिलता है, शिलादित्य, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है शिव से। तो शिलादित्य के रूप में हमको हर्ष का नाम मिलता है। जो हर्ष ने सिक्के चलवाए, उन सिक्कों पर भी हम देखते हैं कि जो शिव और पार्वती की आकृति है वह भी हमको मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है शिव पार्वती की आकृति वाले सिक्के किसने चलवाए हैं, तो वह आप ध्यान रखें, हर्षवर्धन ने। जो हर्ष के नाटक हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन सब में हम देखें तो ब्राह्मण देवों के मंगलाचरण है। मतलब ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो श्लोक हैं उन पर आधारित पद्यों का इसने उपयोग किया है। तो इन सारे तथ्यों से हम यह समझ पाते हैं कि जो ह्वेनसांग का विवरण है हर्ष के विषय में, वो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि जो यह बताता है हर्ष के विषय में कि महायान का यह समर्थक था, यह तो ठीक हो सकता है, लेकिन अन्य धर्मों का यह विरोधी था, यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि हम ह्वेनसांग के ही विवरण और उसके अलावा जो अन्य साक्ष्य हैं उनमें पाते हैं कि हर्ष शिव उपासक है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित तथ्यों को भी मान रहा है और उनको समर्थन भी दे रहा है। तो इस तरह से ह्वेनसांग को हम बौद्ध धर्म के प्रति पक्षपाती पाते हैं। एक तथ्य देखिए, हर्ष संवत अल-बरूनी जो 11वीं शताब्दी में भारत में आता है, वह बताता है कि हर्ष संवत का प्रयोग मथुरा के क्षेत्र में और कन्नौज के क्षेत्र में हमको दिखता है, जो कि हर्ष के शासन स्थापना से कनेक्टेड होता है। तो यह 606 ईस्वी के समय जब हर्ष को सिंहासन पर बैठाया जाता है, अर्थात हर्ष को राजा बनाया जाता है, उसी समय से प्रारंभ होता है। हर्ष के हम बांसखेड़ा, मधुबन, कुरुक्षेत्र और वाराणसी के ताम्रपत्र, आदित्य सेन के शाहपुर शिलालेख, अगर हम इन सबको देखें तो इसी संवत का इसमें प्रयोग किया गया है। एक तथ्य आप और समझिए, जो आपके ये राजा होंगे, ये राजा भी क्या करेंगे, संवत चलवाएंगे अपने नाम से। हमने गुप्त संवत देखा, हमने शक संवत देखा, अब हम हर्ष संवत भी देख रहे हैं। तो जितने भी राजा हैं जो बहुत प्रतापी होंगे और अपने साम्राज्य की स्थापना को एक बड़े परिवर्तन के रूप में स्थापित करना चाहेंगे या उसको दिखाना चाहेंगे, वह अपने नाम से संवत चलवाएंगे। यह व्यवस्था भी इतिहास में हमको दिखती है। तो हर्ष संवत 606 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, यह आप ध्यान रखिएगा। हर्ष के प्रशासन के विषय में अगर हम देखें तो बाणभट्ट और ह्वेनसांग, जो कि हर्ष के विषय में सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं, ये दोनों ही इसके साम्राज्य के विषय में या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बहुत डिटेल से नहीं बताते हैं। साम्राज्य के विषय में तो बताते हैं, पर प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बहुत डिटेल से नहीं बताते हैं। हालांकि जो हर्ष के शिलालेख हैं और जो पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख हैं, उनके माध्यम से हम इस समय काल की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो हमको मिलता क्या है कि जो राजा का पद है वह सर्वोच्च है। हर्ष के काल में राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उससे यह प्रशासन व्यवस्था को चलाता है। युद्ध में राजा सेना का नेतृत्व करता है। राजा के प्रशासन में जो मंत्री परिषद है वह सहायक की भूमिका निभाते हैं। मतलब इनकी सलाह से राजा अपने प्रशासनिक निर्णय लेता है। और इस मंत्री परिषद में शामिल कौन होंगे, सामंत, जागीरदार, राजकुमार और उच्च अधिकारी। इसके साथ कुछ विशेष कर्मचारी भी रखे जाते हैं, कुछ अधिकारी भी नियुक्त होते हैं जो राज दरबार से संबंधित व्यवस्थाओं को देखते हैं। कुछ विभागीय अध्यक्ष भी हमको मिलते हैं जो डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ जो जिला है, जो प्रांतीय प्रशासन है, वह हमको लगभग गुप्त शासन के समान ही मिलती है। और इसके साथ से हमको जो कुमार गुप्त प्रथम का दामोदरपुर शिलालेख है, धर्मादित्य एवं समाचार देव का फरीदपुर शिलालेख है, पसाड़ के जो सिक्के हैं और जो उनमें उल्लेखित प्रशासनिक इकाइयां हैं और जो अधिकारियों के नाम हैं, उन सब से हम हर्ष की प्रशासन व्यवस्था के विषय में जान पाते हैं। अर्थव्यवस्था के विषय में देखें तो 1/6 भाग
किसानों को कर के रूप में देना पड़ता था। दास प्रथा नहीं है, ह्वेन-सांग ने ऐसा विवरण दिया है, लेकिन भारतीय समाज में दास प्रथा उस समय प्रारंभ हो चुकी थी, यह हम पीछे देख चुके हैं और अन्य ऐतिहासिक स्रोत भी हमको इस तरह के वर्णन देते हैं। तो यहाँ भी ह्वेन-सांग का जो विवरण है वह सटीक नहीं है। हालांकि जो देवा होती हैं वह कहते हैं कि शायद ह्वेन-सांग का अर्थ यह था कि कर के स्थान पर जो श्रम की व्यवस्था थी वह उसको नहीं दिखती है, इसलिए वह कहता है कि दास प्रथा उसको नहीं दिखती है। ह्वेन-सांग के अनुसार जो हर्ष का दिन था वह 3 भागों में विभाजित था। एक भाग राज्य के लिए और जो बाकी बचे 2 भाग हैं वह धार्मिक कार्यों में लगा हुआ था। ये जो धार्मिक कार्य थे यह भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए अस्पताल खुलवाने का काम, दान देने का काम, दार्शनिक चर्चाओं का प्रबंधन, वृक्षों का रोपण, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, यह सारे काम हर्षवर्धन करता था। हर्षवर्धन स्थानीय प्रशासन को बल देता था और इसके लिए वह स्थानीय राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था है हर्षवर्धन के काल की वह भी हम समझ पा रहे हैं। कुछ प्रमुख अधिकारी हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। आपको अधिकारियों का नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किससे संबंधित है। अवंती शब्द मिलेगा जो युद्ध और शांति का अधिकारी है। सिंहनाद शब्द जो कि सेनापति है। कुंतल शब्द जो कि हस्त सेना का प्रधान है। स्कंदगुप्त शब्द जो कि हस्त सेना का प्रधान है। सामंत या फिर महाराज शब्द जो कि नागरिक प्रशासन का प्रमुख है। भंडी शब्द जो कि प्रधान सचिव है और लोकपाल शब्द जो कि प्रांतीय शासक है। तो यह प्रमुख अधिकारी हमको हर्ष के काल में दिखते हैं। कुछ अन्य तथ्य भी हम देख लें। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि कुछ राजा लेते हैं। ये जो राजा है यह स्वयं को शासकों का सर्वोच्च महान शासक बताते हैं। मतलब जो छोटे छोटे शासक हैं उन सारे शासकों का जो प्रमुख शासक या उन शासकों का जो नियंत्रण करता शासक है उसको कहा जा रहा था महाराजा धीराज या परम भट्टारक महाराजा धीराज। और हर्ष के काल में यह हम देखते हैं कि सर्वोच्च उपाधि है किसी राजा के लिए। एक शब्द आपको और मिलेगा, इसकी चर्चा हमने पीछे भी की है, तकालोत्तर पथेश्वर। यह पुलकेशिन द्वितीय को दी जाने वाली उपाधि है। और क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य अभिलेखों के आधार पर हर्षवर्धन को हराया था। मतलब चालुक्य अभिलेख ऐसा कहते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। उसी के क्रम में इसको यह उपाधि मिलती है। तत्पदानुध्याता एक शब्द यह भी मिलेगा जिसका शाब्दिक अर्थ है उसकी चरण वंदना। और हम देखते हैं कि जो शासक है वह अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? एक प्रथा देखेंगे हम मुगल काल में या उससे पहले भी, अर्थात दिल्ली सल्तनत के समय भी। और वहां पर जो राजा होता था उसका पैर चूमने की एक प्रथा थी। और कई बार इतिहासकार क्या करते हैं कि हर्षवर्धन के काल से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि देखिए हर्षवर्धन के काल में भी ऐसे शब्द हमको मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन के काल में जो यह शब्द मिल रहा है यह पिता के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब पुत्र अपने पिता की चरण वंदना करेगा, उससे यह संबंधित है। तो यह आप अंतर ध्यान रखिएगा। हर्ष के काल का अंत हम समझना चाहें तो चीनी स्रोत कहते हैं कि जो चीन का शासक है ताइसुंग, इसने 643 ईस्वी में और 647 ईस्वी में 2 बार अपने दूत भेजे थे। कहां पर? हर्षवर्धन के दरबार में। जब इसने 647 ईस्वी में अपना दूत भेजा हर्षवर्धन के दरबार में तो उस समय हर्ष जीवित नहीं था। कुछ इस तरह का विवरण इनको या साक्ष्य इनको मिलता है। तो यह माना जाता है कि 647 ईस्वी से पहले या 647 ईस्वी में ही हर्ष का जीवन समाप्त हो चुका था या हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। इतिहासकारों में एक शब्द को लेकर और विवाद है कि जो हर्ष के काल में सामंत या जागीरदारी व्यवस्था का प्रयोग किया गया या इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वह कितना उचित है। अब यह समस्या भी हमको मिलती है पश्चिम के इतिहासकारों के कारण, क्योंकि जो पश्चिम में सामंती व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था थी, वह हमको कुछ अलग तरह की मिलती है। लेकिन जब हम भारतीय व्यवस्था में उसको देखते हैं तो जो अधीनस्थ शासक हैं वह अपनी निष्ठा कैसे व्यक्त करते थे? सैन्य सेवा के रूप में। लेकिन पश्चिम में क्या होता था कि अगर सैन्य सेवा दे रहा है तो वह क्या है? सामंत है या फिर जागीरदार है। लेकिन भारत में जो अधीनस्थ शासक हैं वह अपनी निष्ठा को स्थापित करने के लिए सैन्य सेवाएं देते थे। इसीलिए हम देखेंगे कि पश्चिम में जिस व्यवस्था के लिए सामंतवादी शब्द या
जागीरदारी व्यवस्था शब्द इस्तेमाल किया गया है वह भारतीय समाज में लागू नहीं होता था, क्योंकि यूरोपीय क्षेत्र में हम एक अनुबंध भी देखते हैं जो शासक और शासित के मध्य होता था, इसके माध्यम से सैन्य सेवाएं दी जाती थी। लेकिन भारतीय क्षेत्र में सैन्य सेवाएं दी जाएंगी इसके लिए कोई अनुबंध हमको नहीं दिखते हैं। अब इसको आप आसान भाषा में समझिए। भारत में जो राजा होता था वह क्या करता था, क्षेत्रों को जीतता था और क्षेत्रों को जीतने के बाद उसको अनेक भागों में तोड़ देता था और वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति करता था और उनको प्रशासनिक व्यवस्था सौंप देता था। पहली व्यवस्था तो यह। दूसरे, जो उस क्षेत्र के राजा थे उन्हीं को ही वहां का शासन सौंप देता था और उनसे सिर्फ यह सिक्योरिटी चाहिए होती थी कि वह केंद्रीय राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत ही जो अधीनस्थ राजा है वह सैन्य सेवा देते थे। अब यूरोप में क्या परंपरा थी, यूरोप में जो अधीनस्थ राजा है यह राजा एग्रीमेंट करते थे कि जब भी आवश्यकता होगी यह क्या करेंगे, सैन्य सेवा देंगे। तो सैन्य सेवा देने का एग्रीमेंट होता था, जिसके कारण यह एक सामंत के रूप में हमको मिलते हैं। लेकिन जो भारतीय क्षेत्र में व्यवस्था है वह हमको सामंत के रूप में नहीं दिखती है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर कर पाना काफी कठिन है, इसीलिए इस सामंती व्यवस्था का या इस जागीरदारी व्यवस्था का प्रयोग हमको भारतीय समाज में भी मिलता है। ऐसे प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप अंतर के लिए इसको समझे रहिए कि किस तरह का अंतर हम बता सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर हमको नहीं मिलता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने हर्षवर्धन के विषय में काफी डिटेल से जान लिया है। उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में हमने काफी डिटेल से जान लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।